इतिहास के पन्नों में ना कुछ कहानियां सिर्फ लड़ी नहीं जाती, वो दिलों में धधकती आग बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही महागाथा को समझेंगे। ये कहानी है प्रतिशोध की, सम्मान की और छल की। तो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है दो भाई, आल्हा और ऊदल। ये सिर्फ भाई नहीं है, बल्कि एक अटूट बंधन में बंधे वो योद्धा हैं जिन्होंने अपने पिता और चाचा की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। और इस पवित्र शपथ में उनके साथ हैं उनके भाई मलखान और युद्ध नीति के महारथी ढेबा। इनकी मंजिल है मांडवगढ़ का किला। देखिए, ये कोई मामूली किला नहीं है, बल्कि एक अभेद चट्टान जैसा है। इसके दीवारों के पीछे 50,000 सैनिकों की फौज और कई सहयोगी राजाओं की ताकत है। मतलब इस किले को जीतना लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब जाहिर है, जब बाहुबल और सीधी टक्कर से जीत की कोई उम्मीद ना हो, तब दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और यहीं रणनीतिकार ढेबा एक ऐसी योजना सामने रखते हैं जो ताकत पर नहीं, बल्कि धोखे की कला पर टिकी है। तो जरा सोचिए इस बारे में। सीधा हमला तो मौत को दावत देने जैसा था। जीत का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था दुश्मन के घर में घुसकर उसकी नींव को हिला देना। बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से। ढाबा की रणनीति कोई मामूली योजना नहीं थी। ये 4 कदमों का एक बहुत ही खतरनाक खेल था, जहां एक भी चूक का मतलब सिर्फ मौत था। भेस बदलकर चालाकी से वो काम करना था जो एक पूरी की पूरी सेना भी नहीं कर सकती थी। और बस इसी तरह ये 4 महायोद्धा, आल्हा, ऊदल, मलखान और ढेबा, साधुओं का वेश धरकर दुश्मन के शहर मांडवगढ़ में कदम रखते हैं। अब उनका अगला काम था महल का ध्यान अपनी तरफ खींचना। ऊदल अपनी कला का प्रदर्शन शुरू करते हैं। उनका गाना और नाचना इतना जबरदस्त था कि जल्द ही ये खबर शहर से निकलकर सीधा राजमहल तक पहुंच गई। अपनी दासी से जब रानी कुशला इन राजकुमार जैसे दिखने वाले तपस्वियों के बारे में सुनती हैं, तो उनकी जिज्ञासा जाग उठती है। वो उन्हें महल में आने का न्योता भेजती हैं, और बस यहीं से उनकी योजना का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। महल के दरवाजे पर ही उनका सामना एक ऐसे मंजर से होता है जो उनके जख्मों को फिर से कुरेद देता है। सामने खड़े थे उनके पिता के प्रिय हाथी गजपत और घोड़ा पपीहा, जो अब युद्ध में जीती हुई एक ट्रॉफी बन चुके थे। रानी कुशला की पारखी नजरें उन्हें देखते ही भांप लेती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले कि उनका शक यकीन में बदलता, आल्हा अपनी चतुराई से एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो कुछ देर के लिए रानी के मन को शांत कर देती है। वो वाकई एक बेहद पतले धागे पर चल रहे थे। जैसे जैसे वो महल में आगे बढ़ते हैं, उनका सामना एक और भी ज्यादा खौफनाक सच से होता है। एक ऐसा सच जो उनके प्रतिशोध की आग को और भी भड़का देता है। अचानक उनकी नजरें एक बरगद के पेड़ पर टिक जाती हैं, और वो सन्न रह जाते हैं। उस पेड़ पर ट्रॉफी की तरह 2 इंसानी खोपड़ियां लटक रही थीं। हवा जैसे ठंडी पड़ गई और समय थम सा गया। पास खड़ी एक दासी बड़े घमंड से बताती है कि ये खोपड़ियां महोबा के महान योद्धाओं की हैं। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि महोबा के सम्मान को दी जाने वाली एक रोज की चुनौती थी, एक नश्तर की तरह चुभने वाला ताना। ऊदल कांपती हुई आवाज में अपने गुस्से को किसी तरह काबू करते हुए पूछते हैं, और दासी वो भविष्यवाणी बताती है जो उनके पिता और चाचा ने मरते वक्त की थी, कि एक दिन उनके बेटे जरूर आएंगे और इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। इस पूरे भावनात्मक उथल-पुथल के बाद भी ऊदल अपने लक्ष्य से नहीं भटकते। वो रानी का भरोसा जीतकर एक बहुत ही साहसी अनुरोध करते हैं, किले का एक व्यक्तिगत दौरा। और रानी अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल कर बैठती हैं। वो अपनी ही बेटी राजकुमारी देवसेना को उन तपस्वियों को किला घुमाने का आदेश देती हैं। एक तरह से वो अपने राज्य की सुरक्षा की चाबियां अपने सबसे बड़े दुश्मनों के हाथ में सौंप देती हैं। राजकुमारी देवसेना ऊदल को देखते ही एक अजीब सी कश्मकश में पड़ जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो इस चेहरे को जानती हैं, और पहचान की ये एक हल्की सी चिंगारी पूरी योजना को राख में बदलने का खतरा पैदा कर देती है। और यही तो कहानी का सबसे बड़ा कमाल है। हम सब जानते हैं कि ऊदल कौन है, लेकिन देवसेना इस बात से बिल्कुल बेखबर उन्हें अपने किले के एक-एक राज से वाकिफ करा रही हैं। यही तनाव कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। जब वो एक गुप्त सुरंग के पास पहुंचते हैं, तो देवसेना हिचकिचाती हैं। एक तरफ
माँ का आदेश था और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का कर्तव्य। और ठीक उसी पल उनकी याददाश्त और उनका शक आपस में टकराते हैं। और अचानक उन्हें सब याद आ जाता है। सिरोज के उस विवाह समारोह का वो चेहरा, वो प्रसिद्ध योद्धा जिससे वो सालों पहले मन ही मन प्यार करने लगी थी, पर्दाफाश हो चुका था। भेष का खेल अब खत्म हो चुका था। जो एक गुप्त घुसपैठ थी, वो अब एक सीधा टकराव बन चुकी थी। अब रणनीति नहीं, सिर्फ तलवारें बात करने वाली थीं। देवसेना उन पर कायरता का आरोप लगाती हैं, लेकिन ऊदल उन्हें उस अन्याय की याद दिलाते हैं जिसके कारण वो आज यहाँ खड़े हैं। वो कसम खाते हैं कि वो बिना बदला लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। ये अब सम्मान और न्याय की लड़ाई थी। अपने राज्य के प्रति कर्तव्य देवसेना के दिल पर हावी हो जाता है। वो अपनी तलवार खींच लेती हैं और ऊदल उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। तो अब दो योद्धा आमने सामने थे, जिनके बीच सिर्फ एक किला ही नहीं बल्कि उनका अतीत भी खड़ा था। जब प्यार, कर्तव्य और प्रतिशोध की तलवारें टकराती हैं, तो जीत किसकी होगी? ये सवाल वहीं हवा में गूंजता रह जाता है।